हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज आपके साथ में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस आपके साथ स्ट्रेटजीज और प्लान डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आपके एग्ज़ाम्स की टेंशन और स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यस, सितंबर स्टार्ट हो गया है, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे स्कूल में। तो जिन बच्चों का अभी भी सिलेबस जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे विद इन 60 डेज़ आप अपना जो सिलेबस है वो आप इसमें पूरा कर सकते हो। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने सिलेबस को 60 दिन में कैसे कवर करें, इसके साथ साथ बच्चों इस वीडियो में आज मैं आपके साथ और काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे कि आपका सीबीएसई एग्ज़ाम पैटर्न जो कि इस साल से सीबीएसई ने चेंज किया है, तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को हमने कैसे उसके लिए हमने तैयारी करनी है, वो सारा कुछ आपसे डिस्कस करूँगी। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमें अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो हमें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है जिससे हम अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्लान कर सकें। तो ये सब कुछ आज मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि अपने टारगेट कैसे सेट करें, क्या हमें स्टडी प्लान बनाना चाहिए और किस तरह से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के उन टारगेट्स को हमें अपना पूरा करना है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल भी आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चे, वो सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स है, इस बार आपके जो एग्ज़ाम्स चेक कैसे होंगे, क्या असेसमेंट स्कीम्स जो हैं वो लेके आने वाले हैं। तो सीबीएसई ने अनाउंस करा है कि स्पेशली जो बोर्ड क्लासेस हैं आपकी 10th और 12th, इनके लिए उन्होंने असेसमेंट स्कीम्स को चेंज करा है। और वो क्या चेंजेस हैं कि आपके जो एमसीक्यूज नंबर्स हैं वो अब इंक्रीज़ कर दिए गए हैं और जो आपके जो डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं वो उन्होंने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। अभी जो पेपर फॉर्मेट है बच्चे, इन्होंने ये क्यों सजेस्ट करा है, क्योंकि अभी जो आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं ना, इनमें जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एमसी क्वेश्चंस की। तो इस जिसके वजह से अब होगा क्या कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग आंसर्स हैं जो आप अपने लेसन्स में रेडी करते थे, अब वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी उनके जो नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे, यानी कि ज़्यादा वेटेज किनकी हो जाएगी अब एमसीक्यूज़ की और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के ऊपर भी नज़र मार लेते हैं कि किस तरीके से आपकी वेटेज जो है वो रहने वाली है। आपकी कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन जो है इन दी फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस आए चाहे आपको वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आए, अब उनका वेटेज होगा 40%। सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस 20% रहने वाले हैं। और जो आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, मीन्स जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो भी आपका एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न है, उनकी वेटेज अब कितनी है, 40%। और अगर आप 10th क्लास की बात करते हो, उनका एमसीक्यूज़ का जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी वेटेज 50% रह गई है, सिलेक्ट रिस्पॉन्स 20% ही है और उनके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर 30% हो गए हैं। तो ये तो है आपका सीबीएसई का पैटर्न, जिस तरीके से अब आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बच्चे, इसमें आपने देखा होगा ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन जो है आपसे किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, केस स्टडीज़ की फॉर्म में, रीजनिंग की फॉर्म में, असर्शन, रिस्पॉन्स बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप। केस स्टडी के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर रहे हो। अब बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको पता होगा बिजनेस में अब ज़्यादातर अब आपको जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडीज़ की फॉर्म में आते हैं। तो ये जो बाकी के भी सारे क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से लेने वाले हैं आपको, वो आपको रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर आपको जिस तरह की एक डमी सिचुएशंस बना के दी जाएगी, फिर उसके ऊपर जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके ऊपर आपको अपनी जो भी आपने लेसन्स में अपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं अपनी नॉलेज के बेसिस के ऊपर आप उन क्वेश्चंस का आंसर्स करोगे। ठीक है, तो सीबीएसई का इसके पीछे एम्स क्या है, ताकि बच्चे की जो है एक लॉजिकल लर्निंग इंक्रीज हो, रेदर देन वो सिर्फ अपने कोर कंसेप्ट को क्या कर रहा है, एक मेमोराइज कर रहा है, हम रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए ही अब जो सीबीएसई है वो इस तरीके के कंसेप्ट क्वेश्चन जो है वो लेके आ रहा है। अब हमारे माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी के लिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अब रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, वो आपका टाइम चला गया कि जहाँ पे आपने एक पता है टॉपिक पता है, कोई भी डेफिनेशन थ्योरी रट्टा मार लिया, तो या कोई भी क्वेश्चन आया आपने लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है,
अब आपको इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को निकालने के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे। यानी कि जब भी आप अपनी स्टडीज़ की तैयारी करनी शुरू करोगे तो आपने करना क्या है, ट्राई टू स्टडी ईच टॉपिक विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिफिकेशन। यानी कि आप जो भी अपना चैप्टर रेडी कर रहे हो, टॉपिक रेडी कर रहे हो, उस टॉपिक की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चंस आपको आना आपकी बुक में से ही है, कुछ बाहर से नहीं आएगा, पर उन्हीं चीज़ों को घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, तो घुमा के अगर पूछ रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर बेसिक कंप्लीट नॉलेज जो है आप अपने टॉपिक की होनी ज़रूरी है। सेकेंड, आपके लिए मेजर इसमें हिंट क्या है कि आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ जो है उसको ब्रॉडन करना है, मीन्स बड़ा करना है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कि जब आप कोई कंसेप्ट चीज़ सीख रहे हो, उसको यूज़ करके, उस नॉलेज को यूज़ करके आप किन किन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि आपको एक सिचुएशन में डाला जाता है, आपको एक सिचुएशन जो है आपके लिए बनाई जाती है कि मान लीजिए अगर ये सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन में आप क्या डिसीज़न लोगे। अब जो आप डिसीज़न उस टाइम वहाँ पे बताओगे, वो डिसीज़न किसके ऊपर बेस्ड होगा, जो नॉलेज आपने अपने चैप्टर में, अपने टॉपिक में डिटेल में ली है। अब उसी नॉलेज को यूज़ करके आप उस सिचुएशन का जो है उनको आंसरिंग करोगे। थर्ड, आपके लिए मेजर टिप है इसमें कि रीड द गिवन क्वेश्चन केयरफुली बिफोर अराइविंग एट एन आंसर। मैं ये कहूँगी इस लाइन को बच्चों आप बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि 80% बच्चे यही गलती करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। उनका क्वेश्चन में उनको कोई एक दो वर्ड समझ में आ गया, वो फटाक से अपने माइंड में पूरा आंसर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि उस लाइन से, उस चैप्टर से है और मुझे उस चैप्टर की स्टोरी पता है, एग्जामिनर ने क्या पूछा उससे हमें कुछ नहीं है। उसके माइंड में जो जो उस टॉपिक को लेके, उस चीज़ को लेके उसके माइंड में चीज़ें हैं, सब आप आंसर बुक पे उतार आते हो। तो अब वो चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगी। तो आपने पहले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, देखना है कि एग्जामिनेशन ने आपसे क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आंसर करना है। तो जब आपको अपना फॉर्मेट पता चल चुका है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं, तो सेम आप वैसे सेवरल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सिमिलर फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करो। और उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, उनका जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो बच्चे, अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में आगे गाइड करने वाली हूँ कि हम अपनी एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान नहीं बना पाते हैं, एक रोड मैप नहीं बना पाते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को अपनी कवर करें या कैसे शुरू करें। तो अब सितंबर मंथ शुरू हो चुके हैं, तो इस मंथ से मैं आपको एक 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी प्लान जो है आपको देने वाली हूँ, जिसमें अगर कुछ बच्चों ने अभी भी अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है, अगस्त तक अभी भी आपने अगर कुछ स्टडी स्टार्ट नहीं की है, तो सितंबर और अक्टूबर 60 डेज़ के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस किस तरीके से आप प्लान करके चल सकते हो, ताकि आफ्टर अक्टूबर जो है आपके पास जो टाइम है वो अपनी रिवीजन के लिए बच सके। ठीक है, तो अगर सितंबर से मैं आपके मंथ्स काउंट करती हूँ बच्चे, वो आपके 5 मंथ्स बनते हैं, सितंबर टू जनवरी, क्योंकि आप लोगों के 15 फरवरी ऑनवर्ड से जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो 15 फेब तक का तो आप टाइम काउंट मत ही कीजिए। ठीक है, तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक अगर आप अपना 2 महीनों में सिलेबस पूरा कर लेते हो, तो आपके पास काफ़ी अच्छे से 1.5-2 महीना जो है बहुत अच्छे से बच जाएगा, जिसमें आप अपनी रिवीजन को कर सकते हो। तो उन चीज़ों को कैसे कवर करना है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चे अपना टारगेट सेट करना सीखो। ठीक है, अपना टारगेट आप खुद देखो कि हमें किस तरीके का टारगेट जो है अपने लिए स्टडीज़ के लिए सेट करना है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि अगर हम ये 2 मंथ्स ले रहे हैं, तो एटलीस्ट अक्टूबर तक आप लोगों का 80% जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो जो आप अपना गोल्स रख रहे हो, जो भी आप अपना टारगेट रख रहे हो, उसको अचीवेबल रखिए। अचीवेबल मीन्स एक ऐसा टारगेट रखिए कि आप उतने दिन में उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हो। अगर आप कोई ऐसी चीज़ हाईली अपने लिए एक टारगेट कर लेते हो कि मुझे इतने दिनों में इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, जो आप नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर आपके लिए डीमोटिवेट बन जाती हैं। इसीलिए आप जब भी आप अपना किस स्टडी के लिए कोई भी टारगेट रख रहे हो, वो अचीवेबल टारगेट रखो। अब अचीवेबल कैसे रखना है, सबसे पहले तो जो अपना आप टारगेट्स बनाते हो, गोल्स बनाते हो, उसको शॉर्ट टर्म बनाओ। शॉर्ट टर्म मीन्स जैसे कि आप 10 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, कि मुझे 1 वीक में इतने टॉपिक कवर करने हैं। फिर आप उस चीज़ को देखोगे क्या वो विद इन अ टाइम फ्रेम जो मैंने सेट किया है, क्या आप उस गोल को अचीव कर पा रहे हो। तो ये थी कुछ गाइडेंस कि जब भी आप अपनी स्टडीज़ के लिए कोई टारगेट सेट करते हो।
अब स्टडी प्लान कैसे बनाते हैं? स्टडी प्लान बनाने के लिए मैं आपको गाइड करूंगी कि सबसे पहले जो है ना, आप अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। उसमें से फिर आप अपने डिफ़िकल्ट या फिर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टॉपिक्स जो है वो पहले चूज़ कीजिए, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स भी हैं उनको आपको समझने में, सॉल्व करने में टाइम लगता है। अगर आप उनको बाद में सेट करोगे और इजी चीज़ों को पहले हैंडल करोगे तो बाद में अगर आपको टाइम की शॉर्टेज पड़ती है तो वो चीज़ें जो हैं आपको स्ट्रेस में फिर वो लेके जा सकती हैं। तो बेटर है कि आप अपना डिफ़िकल्ट वाला जो पोर्शन है उसको पहले कवर कर लो। थर्ड चीज़, आपने अपने कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है। तो एग्जाम पैटर्न आप ऑलरेडी समझ के आ चुके हो कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। कोई भी आपको कोई रट्टाफिकेशन या कोई भी जो भी आपके बैक क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर रट्टा नहीं मारना है। आपको जितने कंसेप्ट आपके सिलेबस में दिए हैं आपको उनके बेसिक्स टोटली क्लियर करने हैं, ताकि एग्जामिनर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए। एंड लास्ट स्टेप ये है बच्चे कि जब भी आप अपना स्टडी शुरू करते हो, कोई भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हो, उसके साथ साथ उसकी शॉर्ट नोट्स रेडी करो। शॉर्ट नोट से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो अगर आप चीज़ सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हो तो उसको माइंड में ना ज़्यादा टाइम तक याद रखना मुश्किल हो जाता है। आपको मैक्स टू मैक्स सुबह याद किया, शाम तक वो भूल जाएगा, नेक्स्ट डे तक तो पक्का आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो वो चीज़ आपके दिमाग में एक बार बिछ जाए, जब आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, अपना एक कॉपी लगा लीजिए अलग से, उस टॉपिक का नाम लिख के जो जो आपने उस टॉपिक में पढ़ा, जैसे हम एक स्टोरी सुनाते हैं ना किसी को, आप कोई मूवी देख के आते हो तो किसी को उसमें शॉर्ट में स्टोरी सुनाते हो। अब मूवी को उसको पूरी एक एक डिटेल नहीं बताते, आप उसको एक शॉर्ट में एक स्टोरी सुनाते हो जिसको दूसरे बंदे को वो स्टोरी समझ में भी आ जाती है। तो सेम इसी तरह से आपको अपने शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं। शॉर्ट नोट्स मीन्स कि जब आप उन हेडिंग्स को, उन टॉपिक्स को, जो जो चीज़ आपने मेन पॉइंट्स निकाले हैं, आप उनको एक बार रीड करोगे तो पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो आपके माइंड में घूम जाना चाहिए। और यही नोट्स आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे भी आपके काम आएंगे। तो यानी कि नोट्स के आपके दो फायदे हो गए, एक तो आपको चीज़ याद रहेगी और दूसरा एग्जामिनेशन पॉइंट पे आपके रिवीजन के भी काम आएंगे। अब हम देखते हैं कि हम ऐसा 60 डेज़ में क्या प्लान करने वाले हैं, जिससे अब हमने जो अगस्त तक हमने जो चीज़ें कवर नहीं की, अब वो नेक्स्ट 60 डेज़ में प्लान करके हम अपना जो विद इन अ टाइम फ्रेम है वो सिलेबस कैसे ख़त्म करेंगे। तो बच्चे, मैंने आपके 2 मंथ्स में सितंबर और अक्टूबर के लिए आपके लिए एक रोड मैप बनाया है, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने सब्जेक्ट्स को प्लान कर सकते हो। तो मैंने ये जो आपका टारगेट रखा है शॉर्ट टर्म ही रखा है, 10-10 दिन का एक प्लान्स बनाया है, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ों को कवर करके चलोगे। तो चलिए पहले 10 डेज़ में देखते हैं सितंबर के कि आप क्या कवर करने वाले हो। तो बच्चे, जो इसमें मैंने चैप्टर रखे हैं, ये जो पूरे पहले 10 डेज़ में स्लॉट है, वो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगस्त तक अपनी कुछ चीज़ें तो अपनी डेफिनेटली कवर की होंगी, राइट। जिसमें 1 डे पे करके आप उनको रिवीजन कीजिए। जो टॉपिक्स अगर आपके लेफ्ट हैं, लेट सपोज कीजिए फंडामेंटल्स हैं, ये आपका पार्टनरशिप का स्टार्टिंग का है, अगर ये आपका कवर है, फंडामेंटल को एक दिन दीजिए, रिवीजन कर लीजिए। सेकेंड चैप्टर अगर आपका डन है, 1 डे उसके दीजिए, तो बाकी का पूरा हफ्ता आपके नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए आपके पास आराम से बच जाता है। इसी तरह से बिजनेस के आप पहले 3 चैप्टर आप इंक्लूड करोगे अपने पहले 10 डेज में। फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड इकोनॉमिक्स की आप अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर कवर करोगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, मनी एंड बैंकिंग। नेशनल इनकम के साथ आपके 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे और मनी एंड बैंकिंग। अब इन 10 डेज़ में जो चीज़ें आपने ऑलरेडी कवर की हुई हैं उनके लिए आप सिर्फ एक दिन रिवीजन का रखो। बाकी अगर जो जो इसमें से चैप्टर नहीं हुआ, आप टारगेट बनाइए कि आपको इन 10 डेज़ में ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट 10 डेज़ में देखिए, आप अपना चैप्टर पकड़ेंगे अकाउंट्स का, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, बिजनेस का प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर लीजिए, इकोनॉमिक्स का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप ये टॉपिक्स जो हैं, जैसे मैंने इसमें टॉपिक्स कम रखे हैं, अगर ये आप जल्दी पूरा कर लेते हो और पिछले स्लॉट का आपका कुछ बच जाता है तो वो आप इन डेज़ में पूरा कर लेते हो। तो इसमें बच्चे एक टिप्स और है, जैसे मान लीजिए मैंने पहले दिन में चला, ठीक है, आपका जब एक स्लॉट आप एक फ्रेम में काम कर रहे हो और वो 10 डेज कंप्लीट हो गए और उसमें से आपका कुछ रह गया, रिमेनिंग पार्ट रह गया, तो आपने उसको अब कंटिन्यू नहीं करना, आप अपनी नेक्स्ट फ्रेम में आ जाओ, अभी उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो। बट अगर वो नेक्स्ट वाला आप कवर कर लेते हो जल्दी, जब वो टाइम बचेगा तो पिछले वाली चीज़ तब आप उसमें अपनी कवर करोगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ों को चलाओगे।
अब मंथ के लास्ट 10 डेज़ में आप 2 चैप्टर यहाँ कवर करोगे, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, बिजनेस का स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, और इकोनॉमिक्स का आप कर लोगे गवर्नमेंट ऑफ बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। मेरे अकॉर्डिंगली इस मंथ में आपका हाफ सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, राइट। अब काफ़ी बच्चों के मिड एंड ऑफ दिस सितंबर जो हैं, आई थिंक आपके यूनिट टेस्ट जो हैं आपके स्टार्ट होने वाले, एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे स्कूल्स में। अगर आपके एग्ज़ाम्स एंड ऑफ द वीक में शुरू हो रहे हैं, एंड ऑफ द सितंबर में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो ये अपना चैप्टर्स नेम मैंने लिखे हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हो, राइट। कि जो सिलेबस आपका एग्ज़ाम्स में आ रहा है उन लेसन्स के नाम आप कर सकते हो, और जो लेसन्स नहीं हैं उनको हम अपना नेक्स्ट स्लॉट में एंटर कर देंगे नेक्स्ट मंथ में। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट मंथ की देखते हैं, अक्टूबर में। अब अक्टूबर में आप अपने पहले 10 दिन में मैंने आपके लिए चैप्टर रखा है काउंटिंग रेशो। बच्चे ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारी रेशोज़ हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है और चीज़ें याद भी करनी होती हैं। फिर से वही है कि 10 दिन में, अब जो आपका लास्ट मंथ में गया, अगर आपका मान लीजिए सितंबर का जो एंड वीक है वो एग्ज़ाम्स में निकल जाता है, ठीक है, तो उसमें से जो जो आपके टॉपिक पीछे छूटे हुए हैं वो आप इन 10 डेज़ के बाद अगर ये चैप्टर आप टाइमली ख़त्म कर लेते हो तो उन टॉपिक्स को भी आप कवर कर सकते हो। बिजनेस का आप चैप्टर करोगे कंट्रोलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक्स का स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये आप लेसन जो है अपने पूरे कर लोगे। देन नेक्स्ट 10 डेज में मैंने रखे हैं आपके लिए अकाउंट्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब ये 3 इकट्ठे क्यों डाले हैं? एक तो जो ये आपके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं बच्चे, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला टोटली थ्योरी है, आपकी मर्जी, आप इस चैप्टर को अगर आपका काउंटिंग रेशो जल्दी आप कवर कर लेते हो, ऊपर का भी कुछ पार्ट रिमेनिंग नहीं है, तो आप इनकी एडजस्टमेंट, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत फास्ट लर्नर हो या बहुत तेज़ी से आप चीज़ें कवर कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ें एडजस्टमेंट कर सकते हो। बिकॉज 10 चैप्टर ये जो आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टोटली थ्योरी का, तो ये मुश्किल से 1 दिन का चैप्टर है आपका, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इसमें भी आपको बैलेंस शीट ही याद करना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कुछ कुछ बैलेंस शीट की चीज़ें, मतलब ये मिलते जुलते हैं, तो आप इसको एक कैटेगरी में रख सकते हो। और बिजनेस का आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ये 2 चैप्टर कवर कर लो। और इकोनॉमिक्स के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ पे कवर कर लेते हो। तो यहाँ पे आपके जो हैं 50 डेज़ कवर हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपनी लास्ट फ्रेम में, 60 डेज़ के जो आपका एंड है, उसमें मैंने आपका रखा है सिर्फ अकाउंट्स का एक चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्लस रिवीजन। अब अगर आपने ऊपर वाले टॉपिक बहुत अच्छे से टाइम पे फ्रेम पे कंप्लीट कर लिए हैं, फिर तो आप उन सब्जेक्ट्स का, अगर ये चैप्टर आप टाइमली 1-2 दिन में फिनिश कर लेते हो, आप रिवीजन रखिए। नहीं तो अब तक आपका पीछे जो भी छूटा है आप उस टॉपिक को इन 10 डेज़ के अंदर कवर कर सकते हो। पर ये मत कीजिएगा कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई चीज़ छूट गई है और नेक्स्ट आपका 10 डेज स्टार्ट हो गए हैं और आप फिर भी पिछली चीज़ कर रहे हो, उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट फ्रेम का आप पकड़ लीजिए, ठीक है। ताकि जब अगर उन चीज़ों को आप टाइमली कवर कर लेते हो तो आपके पास टाइम होगा कि आप उन टॉपिक्स को कवर कर सको। सेम बिजनेस का सिर्फ आपका एक चैप्टर रह जाएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और इसमें आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम होगा कि आप अपने जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो आप रिवाइज इसमें कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स के भी आपके 2 ही चैप्टर रह जाएंगे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये मैंने कोशिश की है कि 60 डेज़ के अंदर आप अपना सिलेबस जो है एटलीस्ट ख़त्म करो, ताकि अक्टूबर के बाद आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि सिलेबस के बाद आप लोगों की रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर आप नवंबर, दिसंबर तक सिर्फ अपने सिलेबस को ही खींचोगे कि हाँ हमने सिलेबस पूरा करना है, फिर आपके पास जो टाइम बचेगा ना, क्योंकि आपको पता है दिसंबर के एंड में आप लोगों के, जनवरी के स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं स्कूल में, बोर्ड के आपको प्रैक्टिकल्स फाइल्स बनानी होती हैं और बहुत सारा काम है, तो जिसमें आपके काफ़ी दिन जो है वो वेस्ट चले जाते हैं, तो आप अपनी रिवीजन को टाइम नहीं दे पाओगे। तो बेटर है अगर आप अपनी चीज़ें एक टाइमलाइन से पहले ख़त्म कर लोगे, तो आपके दिमाग में एक तो ये बर्डन नहीं रहेगा कि मेरा कुछ सिलेबस छूट गया, आपके पास सिर्फ क्या रहेगा, रिवीजन करना रह जाएगा। तो इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। उसके लिए भी मैंने एक प्रोविज़न बनाई है कि मान लीजिए कि आपके पास जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि अब आपका मान लीजिए
एंड ऑफ द मंथ सितंबर में आपके एग्ज़ाम शुरू हो गया, हफ्ता 10 दिन वहाँ निकल गया, तो वो 10 डेज़ का जो स्लॉट है सिर्फ उतना ही, उसको आगे शिफ्ट नहीं करना। जब आप नेक्स्ट स्लॉट में आओगे आप वही करोगे। उस 10 डेज़ के आप स्लॉट को अपना कहाँ शिफ्ट कर दोगे? 15 नवंबर तक, यानी कि अक्टूबर का ही फॉलो करा। उसके बाद 1 से लेके 15 नवंबर तक मैक्सिमम टाइम रख लीजिए कि मेरा जो भी पीछे टॉपिक छूटे हैं, आप नहीं कवर कर पाए हो, उसको उस चीज़ में आप कवर कर लो, ठीक है। अब इसके साथ लास्ट में मैं आपके साथ एक टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो है, आप अपने अकॉर्डिंगली कि आपका टाइमिंग आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो। ये एक मैं आपके लिए एक जनरली फ्रेमवर्क दे रही हूँ, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ों को आगे प्लान कर सकते हो कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को कवर करोगे, राइट। तो बच्चे, अगर मैं आपकी वीक डेज़ पे बात करूँ जहाँ पे आप स्कूल में जाते हो, तो 3:30 तक तो डेफिनेटली आपके पास टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है कि कौन सी बेस्ट टाइम विंडोज़ हो सकती हैं जो आपके लिए स्टडी के लिए बेस्ट हैं, तो वो 3:30 to 5:30 जहाँ पे आपके पास 2 घंटे होते हैं। उसके बाद 1 घंटा रेस्ट कीजिए, 6:30 to 8:30 2 घंटे फिर से पढ़िए। तो आफ्टर 8:30 में आपको लेट नाइट इतना नहीं करूँगी, बट हाँ, जो बच्चे बैठ सकते हैं या जिनका अपने अकॉर्डिंगली टाइम एडजस्टमेंट है वो आप कर सकते हो। तो हाँ, एक अर्ली मॉर्निंग के लिए मैंने 1 घंटा आपके लिए ज़रूर निकाला है कि अगर जिन बच्चों की हैबिट है, जो बच्चे कहीं सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और जो नहीं उठते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना 1 घंटा, ये जो 2 घंटे आप स्कूल के आने के बाद दे रहे हो, 1 घंटा आप अपना मॉर्निंग में निकालिए, क्योंकि उसमें भी आप अपना काफ़ी जो लर्निंग का काम है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल आपके पास 5 घंटे बनते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी जो स्टडीज़ है वो प्लान करनी है। और अगर आपका वीकेंड है, छुट्टी है स्कूल में, ठीक है, तो उस दिन आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा निकल जाएगा आपके पास। मॉर्निंग में 3 घंटे दीजिए, 1 घंटा आफ्टरनून में पढ़िए, 2 घंटे इवनिंग में दीजिए, यानी कि 6 घंटे। ये बच्चा वो मिनिमम टाइम है जो मुझे लगता है कि बच्चे को हर हाल में स्टडीज़ के लिए आपको देना ही होगा, अगर आपको अपना 12th क्लास का सिलेबस विद इन अ टाइम फ्रेम ख़त्म करना है। तो उसके अलावा जो बच्चे ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं, वेल एंड गुड, वो आप कर सकते हैं, राइट। तो सबसे एंड में बच्चे, मैं आप लोगों से एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी। ये सब चीज़ें हमने समझ ली हैं, स्ट्रैटेजी बना लिया, प्लान बना लिया। इन सब चीज़ों का बेनिफिट तभी होगा जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आओगे। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आपके माइंड में सुन ली हैं, या हमने कहीं कॉपी के ऊपर टाइम टेबल बना लिया है, कई बच्चों का नवंबर दिसंबर तक वो टाइम टेबल बनता रहता है, बट हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपनी एक स्ट्रैटेजी प्लान कर लो आज से ही, एक भी दिन वेस्ट मत करो और अपने उस प्लान को फॉलो अप करना शुरू करो, ठीक है। उसको चीज़ को प्रैक्टिकली लेके आओ। तो उसको एंड में आपने देखना कैसे है? अब यहाँ पे आपके ऊपर और कोई दूसरा बंदा नज़र नहीं रखेगा, तो वो आप खुद ही हो कि अपनी परफॉर्मेंस पे आपको नज़र रखनी है कि जो आपने टारगेट बनाया है अब आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्या इतना टाइम आप अपनी स्टडी को डिवोट कर पा रहे हो। उसके बाद जब आपका एक फर्स्ट स्लॉट पूरा हो जाता है पहले 10 दिन का, तो अपने उन टारगेट को कंपेयर करो। जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक टारगेट है कि मुझे अकाउंट्स के फर्स्ट 10 डेज में 3 चैप्टर ख़त्म करनी है, दैट इज़ योर प्लान टारगेट। अब आप देखिएगा कि 10 दिन के बाद आपने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। आपका क्या आपने वो टारगेट मीट कर लिया, या आपका कुछ रह गया। अगर बहुत कुछ रह गया तो क्या कमी रहेगी, क्या हमने टारगेट हाई सेट कर लिया, या उसके अकॉर्डिंगली हम काम ही नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर कुछ आपके अनकवर टॉपिक रह जाते हैं जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो, उनको चेकआउट करो, उनकी एक अलग लिस्ट बना लो, पर उनको अगले 10 डेज़ में मत लेके जाओ। पहले जो उसमें 10 डेज़ में ऑलरेडी स्लॉट में हैं उनको कवर करो। अगर टाइम बचता है तो उसमें पूरा करो, नहीं तो मैंने आपको क्या बोला है, उन टॉपिक्स की अलग से लिस्ट बनाते जाना, और वो आप अपने लेके जाओगे 1 से 15 नवंबर तक। 15 दिन बहुत होते हैं, जितनी भी आपकी अनलेफ्ट चीज़ें होंगी उनको आप उसमें सारा कवर करके कंप्लीट करो, राइट। उसके बाद बच्चे आप देखेंगे तो आपके पास 15 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक एक टोटल फ्री टाइम होगा फुल रिवीजन का, जिसमें आप कर सकते हो। 15 फरवरी तक का भी टाइम होगा, तो आपके माइंड में इतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा कि हाँ मेरी कोई चीज़ रह गई है। तो जितना भी टाइम है बस सब रिवीजन का है और अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने का है। तो क्योंकि 15 फेब से जो आपके एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब वीडियो के एंड में जस्ट मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसको अवॉइड करके आप अपने ये जो आप स्टडी प्लान बनाओगे या टाइम टेबल बनाओगे, इन चीज़ों को टाइमली फॉलो कर पाओगे, राइट, ताकि आपका इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन ना हो।
तो पढ़ते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है? सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, दैट इज़ योर स्टॉप ओवर प्लानिंग। एक बार प्लान कर लीजिए स्टार्टिंग में बैठ के कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, बस अब उसी प्लानिंग के ऊपर चलिए। बार बार अगर आपका दिमाग सिर्फ प्लानिंग में ही जा रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और इन एक्चुअल कोई परफॉर्मेंस हो नहीं रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंड चीज़, आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। मल्टीटास्किंग का यहाँ पे मतलब है कि जब आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आपने कोई और एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करनी है। यानी कि आपने अपने पास पढ़ते टाइम ऐसा कोई भी डिस्ट्रैक्शन का टाइम चीज़ें नहीं रखनी है, चाहे वो आपका मोबाइल है, आप किसी ग्रुप में बैठ के अपनी फैमिली के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, टीवी चल रहा है साइड में, ये साथ साथ बातें भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो, तो उसका बच्चे कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ जस्ट टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। 3 से 4 घंटे अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की, या फिर 1 घंटा पूरा फोकस करके कंसंट्रेशन के पढ़ाई करी, वो 1 घंटा ज़्यादा वेटेज रखेगा। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ध्यान रखो कि जहाँ अगर पॉसिबल हो सके आप एक एकांत की जगह में बैठ के, जहाँ पे आप अपना पूरा फोकस पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सको, उस तरीके से वहाँ से बैठ के आपने जो है स्टडी करनी है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी, अपने ब्रेक्स लीजिए, क्योंकि अगर आपको पढ़ते पढ़ते एक पॉइंट पे लग रहा है कि आप बहुत चीज़ें पढ़ रहे हो और वो माइंड में अभी जा ही नहीं रही हैं, तो बेटर है थोड़ा सा ब्रेक ले लो 10-15 मिनट का, बीच में एक ज़रूरी ब्रेक्स लेते रहो और उसके बाद अकॉर्डिंगली अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू कर लो। मतलब अपने आप को ज़बरदस्ती भी मत करो कि आपसे बैठा नहीं जा रहा है, नहीं मुझे 2 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठना है, ज़बरदस्ती मत करो। जितना प्रॉपर दे पा रहे हो टाइम दो, फोकस कर पा रहे हो, उसके बाद लग रहा है कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है, डेफिनेटली आप बीच में 10 से 15 मिनट का अपने आप को ब्रेक दो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, अभी भी टाइम आप ही के हाथ में है। हाँ, क्योंकि अगस्त में मैं कहूँगी अगर जिन बच्चों ने तैयारी कर दी थी वो उनके लिए वेकिंग कॉल थी, अच्छा है जो उठ के अपनी तैयारी उन्होंने अगस्त से शुरू कर ली है। बट अगर अगस्त अब निकल चुका है, सितंबर स्टार्ट हो गया है, तो अब ये डेफिनेटली हमारे लिए एक वार्निंग कॉल है। तो जैसे जैसे ये टाइम बीतेगा आपकी जो वार्निंग कॉल है वो डेंजर कॉल में चेंज हो जाएगी, जिसमें फिर हमारे पास जो टाइम को पकड़ना है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर जो बाकी का टाइम है वो सिर्फ आपका सिलेबस पूरा करने में चला जाएगा, आप उन चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ें ना जो बच्चों को एग्ज़ाम्स के पास आके डीमोटिवेट करती हैं। तो बेटर है अपनी चीज़ों को पकड़ो, जो चीज़ें प्लान की हैं वैसे ही चलो, क्योंकि अगर हम वैसे ही चलेंगे तो आई एम श्योर कि वी कैन डू इट, हम इन सब चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। जो हमारा टारगेट है 90, मैं तो कहती हूँ 90+ लो, 95% लो, किसी भी अपने टारगेट को स्मॉल सेट करो ही मत, ठीक है। तो उस टारगेट को सेट करो, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लान करके स्टार्ट हो जाओ। आई होप ये जो मैंने आपके लिए प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ ये सब टाइम टेबल्स बनाया है ये आपकी स्टडी में हेल्प करे और आपको अच्छे मार्क्स जो है आप अपने एग्ज़ाम्स में अचीव कर सको। आई होप ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये आपको वीडियो लगा कि आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।